हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम का एक लेक्चर लेके आए हैं जो हमारे पास आज लेक्चर 4 रहेगा। ये थर्ड पेपर है, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसे शॉर्ट में हम 3D बोलते हैं और इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड है, ठीक है। और जो हमने बुक को जो आधार बनाया है वो JPH की हिंदी मीडियम की बुक है। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी हिंदी मीडियम की बुक की लेनी है क्योंकि इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से इनका क्लियर है। ओके, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो पहले तो कोशिश करो कि आप बुक खरीद के ही लाओ ताकि आपको मोबाइल में बार बार आपको PDF फाइल में जाके नहीं देखना पड़े और ना ही मैं पूरी यूनिट आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पास टेलीग्राम लिंक है मैथ्स बाय नरेश जी सर, इसके अंदर से आप यूनिट फर्स्ट को सर्च कीजिए और उसको PDF डाउनलोड करके और अपनी बुक को डाउनलोड कीजिए। फिर देखो हमारे पास लेक्चर जो 3 है वो आपको शिवम ई लर्निंग जोन के ऐप के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारे पास ये लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हमारे पास है पेज 15 के ऊपर, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 3 है। 15 के पेज पर एग्जाम्पल 3 है। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर कि प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 मीट्स द एक्स इन कैपिटल ABC रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर OABC। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर OABC, ठीक है। आज मेरे पास क्या बोल रहा है कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है जो अक्षों को 3D के अंदर काम परमिट हो रहा है कैपिटल ABC के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर OAB एंड C, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर कि प्लेन क्या होता है, तो प्लेन समझने से पहले आप एक बार फिर से 11th क्लास का थोड़ा सा आपको पीछे का याद दिलाते हैं कि एक लाइन होती है, लाइन, और लाइन भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास वही लाइन होती थी स्लोप फॉर्म के अंदर, y इज इक्वल टू MX प्लस C। फिर वही लाइन होती थी आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास लाइन क्या होती थी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में होती थी x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू P। ये हमारे पास लाइन के फिर 1 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट से पास आने वाली लाइन, ऐसे 7 टाइप्स की लाइन होती थी। बट हमारे पास काम में एक तो स्ट्रेट लाइन आएगी और एक उसका इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये तो हमारे पास हुआ करती है 2D के अंदर। आज 2D के अंदर हम प्लेन को ढालेंगे 3D के अंदर, ठीक है। 3D के अंदर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ। 3D के अंदर सबसे पहले इक्वेशन आएगा प्लेन का। जब भी आपके पास नाम आ जाए प्लेन तो आप लिखोगे इक्वेशन के अंदर AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल 0, ठीक है। या फिर आप अपनी मर्जी कैपिटल भी यूज में ले सकते हैं, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल 0। दूसरा आप काम में लोगे प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में। प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। जो ये इंटरसेप्ट है इसके आगे प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। और नॉर्मली प्लेन निकालेंगे तो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस कुछ कॉन्स्टेंट जिसको हमने D माना इक्वल 0, ठीक है। और ये जरूरी नहीं आप ABC मानो, यहाँ एल्फा बीटा गामा या कुछ और कॉन्स्टेंट आप मान सकते हो, FG H वगैरह, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में प्लेन आए तो या तो आप इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं और आप इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं। दोनों ही प्लेन में आपकी मर्जी। अगर लिख के दे देगा, ये लिख के देगा तो इसे काम में लेना होगा, और इस इक्वेशन को लिख के देगा तो हमें इसे काम में लेना होगा। और अगर लिख के नहीं देगा, अगर हमारे पास लिख के नहीं देगा तो इसके अंदर आपकी मर्जी, कोई भी चॉइस है, चाहे ये यूज में लो और फिर ये यूज में, दोनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिख रखा है, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन A इंटू x, 1 अपॉन B इंटू y, 1 अपॉन C इंटू z प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब 1 अपॉन ए भी तो कांस्टेंट है, इसको तो आपने कैपिटल मान लिया। 1 अपॉन बी भी तो कांस्टेंट है, कैपिटल BY माना।
1 अपॉन सी को भी आपने कैपिटल सी माना और इस -1 को कांस्टेंट डी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। बताओ वापस ये आ गया क्या? तो दोनों प्लेन एक ही बात है, बस लिखने का थोड़ा सा इनका तरीका चेंज हो जाता है। तो आपके पास प्लेन इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखिए या फिर आप इसके नॉर्मल फॉर्म में लिखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ो। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके पास प्लेन का। तो प्लेन में हमें क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोलना चाह रहा है हमारे पास की एक प्लेन है। पहले तो हम 3D बनाए 3D। तो 3D के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्स मान के चलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वाई एक्स, और ये हम मान के चलेंगे जेड एक्स। ये मेरे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। अब हमारे पास एक प्लेन आता है, तो मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूं, पिक्चर फर्स्ट और सेकंड। यहां आप इन दोनों पिक्चरों को देखिए। ऊपर वाली पिक्चर में भी हमारे पास ABC 3D के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर जो हमारे पास पिक्चर है वो 3D के अंदर दिखाई दे रही है कि एक प्लेन हमारे पास से कट करता है एक्स एक्स के ऊपर, ए के ऊपर, वाई एक्स के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, जेड एक्स के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। तो ये तो हमारे पास 3D जैसी आपको इमेजिन करनी है। और जस्ट इसके जो नीचे वाली पिक्चर है वो एक प्रकार से मैथमेटिक्स में लिखी हुई है। जैसे आपके पास एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इस प्रकार से इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स एक्स को भी काट रहा है, वाई एक्स को भी काट रहा है, एंड वो हमारे पास जेड एक्स को भी क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली पिक्चर 3D की हेल्प से है। हमने माना एक्स एक्स को पॉइंट ए के ऊपर काटेगी, वाई एक्स को वो पॉइंट बी के ऊपर काटेगी, एंड जेड एक्स को वो पॉइंट सी के ऊपर काटेगी। एक्स यहाँ लिखेंगे तो ए यहाँ लिखेंगे, वाई यहाँ लिखेंगे तो बी, जेड यहाँ लिखेंगे तो सी। इनको आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाली पिक्चर हमारे पास 3D में है, जस्ट इसके नीचे वाली पिक्चर है वो नॉर्मल पिक है। ठीक है, जिसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से हटाता हूं। तो अब देखो हमारे पास एक प्लेन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्लेन है मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्स को ए के ऊपर मिला, वाई एक्स को बी के ऊपर मिला, जेड एक्स को सी के ऊपर मिला। अब बताइए इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, एक्स एक्स के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर काटेगा तो इसके कोऑर्डिनेट वाई का तो 0 होगा डेफिनेटली, जेड का भी हमारे पास क्या होगा 0। अगर हमारे पास ये वाई एक्स पे काटेगा तो एक्स भी 0 होगा एंड जेड भी हमारे पास क्या होगा 0, एंड जेड एक्स पे काटेगा तो एक्स 0 होगा एंड वाई हमारे पास क्या होगा 0। तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन जैसा जैसा गिवन होगा उसी प्रकार से गिवन प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं भाई, एक्सिस इन कैपिटल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इन कैपिटल ए बी सी रिस्पेक्टिवली आई। इसका मतलब इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन क्या प्लेन का, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू। देखो ये हमें रफली समझना है कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब अगर एक्स एक्स के ऊपर इसका पॉइंट ए है तो वाई 0 और जेड 0, तो वाई की जगह आप क्या करोगे 0, जेड की जगह भी आप क्या करोगे 0। तो मेरे को ये बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो ही गई, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, इस साइड में जाएगा तो ए। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए 0 0। ठीक है, अगर आप यहाँ एल्फा बीटा गामा मानते तो एक्स बराबर क्या आ जाती एल्फा आ जाती। सेकंड देखो हमारे पास वाई एक्स के ऊपर आओ, वाई एक्स हमारे पास क्या कर रही है कि वाई एक्स के ऊपर एक्स भी 0 होगा एंड वाई भी 0 होगा। ठीक है भाई, वाई एक्स के ऊपर क्या है एक्स भी 0 है एंड जेड भी 0 है। तो एक्स को हम 0 करेंगे, वाई अपॉन बी, जेड को हम 0 करेंगे तो क्या बचेगा 1।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर बटा b इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू b, यानी ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0 b 0। इसी प्रकार z अक्ष के ऊपर आओ, z अक्ष के ऊपर x 0 यानी ये गायब हो गया, y 0, ये c को इधर ले जाएंगे, z इज इक्वल टू c, z इज इक्वल टू c। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पॉइंट ए बी सी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें इस प्रकार से क्या करने हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो आई ई, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 बी 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 0 सी, 0 0 सी। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो यहां तक। तो ये हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमारे पास क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गया कि एक प्लेन है वो मीट करेगा एक्सिस को इन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले एक्स के ऊपर ए है, वाई के ऊपर बी है एंड जेड के ऊपर सी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओबीसी। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी। देखो इसको ध्यान से समझना। अब हमें किसका इक्वेशन फाइंड करना है, ओ ए बी सी का। अब आप एक बार फिर से इमेजिन करके देखिए, अगर ये मेरे पास इक्वेशन ये प्लेन है ए बी सी के कवर करता हुआ आएगा तो ये 100% अपने साथ ओरिजिन को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। तो ओ पॉइंट है ओरिजिन, वो भी हमारे पास क्या जाएगा, इसके ओरिजिन के साथ जाएगा। तो इसलिए उसको पूछ लिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी, यानी हमारे पास ओरिजिन भी क्या आएगा, इसके साथ आएगा। और अगर हमारे पास 4 पॉइंट है तो एक प्रकार से किसके वर्टेक्स हो गए, टेट्राहेड्रन के। ये किसके वर्टेक्स हो गए, एक प्रकार से आई ई वर्टेक्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन का स्पेयर फाइंड करना है। और कितने पॉइंट हो गए इसके अंदर, 4 पॉइंट यानी टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी आई ई। नाउ वी फाइंड, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर was pass through the point ओ ए बी सी। कौन कौन से पॉइंट से पास आउट होना चाहिए, ओ का यानी ओरिजिन 0 0 0, ए अभी हमने निकाला है ए 0 0, बी 0 बी 0 एंड सी 0 0 सी एंड 0 0 सी। ठीक है, बस इस वाले एग्जाम्पल की कहानी इतनी सी है कि एक प्लेन है मीट करता है एक्स एक्स के ऊपर ए बी सी, तो साथ ओरिजिन को लेके जाएगा, 4 पॉइंट हो गए, तो वर्टेक्स के क्या हो गए, ये सॉरी टेट्राहेड्रन के क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्पेयर, 4 पॉइंट्स की पास आउट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वही पहले वाले लेक्चर 2 के अंदर जो हमने निकाला था क्वेश्चन सेकंड में, उसी प्रकार लेट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, और क्या मानोगे इक्वेशन ऑफ स्पेयर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि स्पेयर वन पास थ्रू द पॉइंट, कौन कौन से स्पेयर वन पास आउट होगा, नंबर 1 ओरिजिन पॉइंट ओ का मतलब 0 0 0, तो कहाँ रखेंगे, एक्स की जगह, वाई की जगह और जेड की जगह। तो रखो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 का होल स्क्वायर, जेड की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस 2u एक्स की वैल्यू 0, 2v वाई की वैल्यू भी 0, 2w जेड की वैल्यू भी 0 प्लस d ऐसा कैसा रहेगा, बराबर 0। आई ई यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, d इक्वल 0, क्योंकि एवरी टर्म 0 0 0 केवल बचेगा d और d इज इक्वल 0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब किससे गुजारेंगे, पॉइंट ए से, फिर बी से, एंड लास्ट पॉइंट सी से। और वही हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन स्पेयर 1 पहले ओ पॉइंट से पास आउट हुआ, फिर से बोलेंगे स्पेयर 1 पास थ्रू द पॉइंट, पास थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए, और कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, स्मॉल ए 0 0 आई ई। एक्स की जगह क्या रखना है, ए, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 0 स्क्वायर, जेड की जगह 0 स्क्वायर प्लस 2u एक्स की जगह ए प्लस 2v वाई की जगह 0 प्लस 2w जेड की जगह 0 डी ऐसा कैसा इक्वल 0। ठीक है, यहाँ x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0, x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0, d को ऐसा का ऐसा रहने दिया। तो ये मेरे पास कितना हो शेषफल बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2u_a, ये भी 0 प्लस d। देखो d की वैल्यू भी क्या है, 0 इक्वेशन 2 से, तो इसके साइड में लिखेंगे यूजिंग 2। यहाँ से देखो a एक कॉमन लेके भेजेंगे तो a प्लस 2u इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2u इज इक्वल टू, यहाँ से a नॉट इक्वल 0, इसका मतलब a प्लस 2u बराबर 0। भाई a नॉट इज इक्वल टू 0 क्योंकि x x को यहाँ पे काटेगा तो 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। a नॉट इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज a प्लस 2u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है माइनस है, क्योंकि हमारे पास अब टारगेट क्या है, 2u की वैल्यू फाइंड, 2v की, 2w की एंड d की। तो d की तो मेरे पास 0 आ गई, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 2u की। ठीक है, अब सिमिलरली ये हमारे पास पॉइंट b से पास आउट होगा और सिमिलरली ये पॉइंट c से पास आउट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगेन स्पेयर 1, इसके भी आप अगेन लगाना भी, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ बता चुके हैं कि स्पेयर ये 1 से, फिर हम बोलेंगे अगेन स्पेयर 1 पास थ्रू द पॉइंट, अब की बार कौन से पॉइंट से गुजरेगा, b से, 0 b 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 0 b 0 से पास आउट होगा तो जो भी यहाँ इसका बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास x की जगह हम क्या रखेंगे 0 प्लस y की जगह b, z की जगह 0, 2u x की जगह 0, 2v y की जगह b, 2w z की जगह 0 प्लस d बराबर 0। और कितना बचेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस 2vb, b स्क्वायर प्लस 2vb प्लस 0 इक्वल 0। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 2, क्योंकि ये जो d बचा है इसकी जगह भी इक्वेशन 2 से हम क्या रख लेंगे 0। तो यहाँ से हम b कॉमन लेंगे तो b प्लस 2v इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कोऑर्डिनेट के ऊपर काटता है x y z के अंदर, यहाँ y x को पॉइंट 0 b 0 पे काटेगा तो ये ओरिजिन तो इधर रह गया, b 0 नहीं होगा, जैसे a 0 नहीं हुआ था उसी प्रकार दैट इम्प्लाइज b प्लस 2v इज इक्वल टू 0। और 2v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है -b, इसे हम मानेंगे इक्वेशन, इसे हम क्या मानेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो आपने देखा 2u a के साथ आ गया, 2v b के साथ आ गया, तो 2w -c के साथ आ जाएगा। तो लास्ट वाला हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली स्पेयर अगेन स्पेयर 1 पास थ्रू द पॉइंट
C00C देन अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2W इज इक्वल टू -C इक्वेशन, क्योंकि आपने देखा 2U के साथ क्या गया A, 2V के साथ क्या गया B, तो 2W के साथ क्या जाएगा C, ये भी माइनस वो भी माइनस तो ये भी माइनस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना थी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर फाइंड, तो 2U 2V 2W एंड D की वैल्यू इक्वेशन 1 में शिफ्ट कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू, या डायरेक्ट बोल दो, इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इक्वेशन 1 से 5 को यूज में लेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या बोलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u की वैल्यू कितनी है, -a, तो ये कितना आ जाएगा -ax प्लस 2vy, 2v की वैल्यू कितनी है -b, तो ये आ जाएगा -aby प्लस 2w की वैल्यू कितनी है -c इंटू जेड प्लस d की वैल्यू क्या है 0 इक्वल 0। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -ax -by -cz इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, और ध्यान देना किसका स्पेयर, कैपिटल OABC का, किसका स्पेयर भाई, कैपिटल OABC का। ठीक है, और इसको आप रिमेंबर भी रखोगे, ये आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन आएंगे, वहां हम सीधा इसको काम में लेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्पेयर विच पास थ्रू OABC, देन इक्वेशन ऑफ स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -ax -by -cz इज इक्वल टू 0। और ABC कब काम में लेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन में प्लेन गिवन होगा, कौन सा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इज इक्वल टू। कहने का मतलब कुल मिला के एग्जाम्पल 3 का स्टेटमेंट और इसका ये आंसर आपको याद रखना है। आगे आने वाले एक तो एग्जाम्पल मैं भी करवाऊंगा जहां मैं इसको डायरेक्ट काम में लूंगा, बाकी 2-3 लेक्चर के अंदर और ये एग्जाम्पल काम में आने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी इसी बुक में पेज 15 के ऊपर है। एग्जाम्पल 4, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ रफ करके। देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 है पेज 15 के ऊपर, कि ए प्लेन पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC एंड कट्स द एक्सिस इन कैपिटल ABC सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC। ठीक है, तो एक तो आज हमें लोकस पूछा है, इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद में। सेंटर ऑफ स्फीयर OABC, तो चलो करें इसको प्रूफ। क्या गिवन है एक बार देखो ध्यान से, कि ए प्लेन पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC। आज हमारे पास एक प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट कैपिटल ABC से गुजर रहा है। ठीक है, जैसे माना मेरे पास ये पॉइंट फिक्स है ABC, तो जो प्लेन आएगा मेरे पास है, जो भी प्लेन है वो थोड़ी देर बाद मूव होके इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट पास आउट होगा तो ये फिक्स है पॉइंट ABC, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ये फिक्स पॉइंट ABC ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। अब हमारे पास प्लेन के इसी एग्जांपल 3 में स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप इक्वेशन क्या मानोगे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0, या फिर दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू।
आप इन दोनों में से कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन काम में ले सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में तो हमें गिवन था कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल 1 गिवन था। अब की बार केवल प्लेन लिख के छोड़ा है, तो आप बताइए, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये मानिए और चाहे आप ये मानो। कहीं ना कहीं आंसर हमें प्रूफ करना वो a/x प्लस b/y प्लस c/z, यानी कहीं ना कहीं मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले ही लूँ। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या मान के चलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन को, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन आ गया, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर ये वर्ड नहीं लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। तो हमने क्या लिया कि ए प्लेन पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो हमने सबसे पहले एक प्लेन की इक्वेशन को माना है। क्वेश्चन केवल मेरे पास यहीं तक हुआ है अभी तक। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि प्लेन वन यानी इक्वेशन 1 की बजाय अपने को क्या बोलना चाहिए, अब की बार प्लेन का इक्वेशन है तो प्लेन 1 पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट ए बी, फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी, मतलब ये जो प्लेन है ये हमारे पास फिक्स पॉइंट ए बी सी से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो बताइए कोऑर्डिनेट किसकी जगह रखनी चाहिए हमें, x की जगह, y की जगह एंड z की जगह। किसकी जगह भाई, कोऑर्डिनेट ये x एक्स का, ये y एक्सिस का है एंड ये z एक्सिस का है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, a/a प्लस y की जगह अपन क्या रखेंगे, y की जगह अपन क्या रखेंगे b/b, ये नीचे सेम b है, प्लस z की जगह अपन क्या रखेंगे c/c इक्वल 1। ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, पर ये लिखते ही आपने देखा कि ये तो मेरे पास a से a मैच हो गया, b से b मैच हो गया, c से c मैच हो गया। जब पर क्वेश्चन में दिया कि ये फिक्स पॉइंट, ये तो a b c से पास आउट होगा, तो हम इस a b c को तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ अल्फा बीटा गामा होता तो हम लिख देते भाई x की जगह अल्फा है, y की जगह बीटा है, z की जगह गामा है। पर अपनी जो मर्जी से माना है, देखो ये लेट, अपनी लेट का मतलब अपनी मर्जी से माना है, तो इसके a b c को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके ए बी सी को आप चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ ए से ए मैच होगा, बी से बी मैच होगा, सी से सी मैच होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, शायद आपने साथ साथ लिख लिया होगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप हमेशा रफ में लिखो, फिर आप समझ के फिर इसको फेर में उतारना। तो हमने माना कि जो प्लेन का इक्वेशन है वो x/अल्फा, y/बीटा, z/गामा, तो ये अल्फा, ये बीटा एंड ये गामा, ताकि मेरे पास ए और अल्फा, बी एंड बीटा, सी एंड गामा आपस में मैच ना हो। ठीक है, अदरवाइज मैं सी बात डायरेक्ट भी लिख सकता था कि मानो इक्वेशन x/अल्फा है, y/बीटा है, z/गामा है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा, ताकि कोई नया क्वेश्चन बन के आए या फ्यूचर में आप इसके कंपटीशन को फाइट कर सको। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास कहाँ तक क्वेश्चन हो गया कि ए प्लेन पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए बी सी, पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए बी सी, यहाँ तक हमने निकाल लिया। एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी सी, अभी अभी हमने एग्जांपल किया कि ये जो प्लेन है कट कौन कर रहा है, ये प्लेन ही कट कर रहा है, किसको, एक्सिस को कर रहा है इन ए बी सी। तो पहले अपने को एक्सिस बनानी है, एक्स एक्स, ये वाई एक्स एंड ये हमारे पास है जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस प्लेन कट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एंड जेड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जो पहले मैंने दो पिक्चर दिखाई थी आपको, पिक्चर फर्स्ट या पिक्चर सेकंड। ठीक है, तो आप एक बार दोनों पिक्चरों को फिर से देख सकते हैं। ऊपर वाली पिक्चर है वो आपको इमेजिन करने के लिए काफ़ी है कि हमारे पास प्लेन का ए सरफेस है, एक्सिस को काटती है, सेकंड एक्स है, वाई एक्स है एंड जेड एक्स है। नीचे जो लिखी है वो लगभग इसी प्रकार से लिखी हुई है ताकि हम इसका डायग्राम में बना सकें। ठीक है, तो अब मैं इन पिक्चर्स को करता हूं यहाँ से डिलीट। अब देखो हमारे पास एक्स एक्स पे काटा हमने, कौन से पॉइंट के ऊपर काटा,
एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी एंड जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट सी। अब बताओ ओरिजिन अपने साथ आएगा कि नहीं आएगा? श्योर, इसको साथ लेके जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये भी एग्जांपल 3 करवाया, सेम वही है। तो बताइए आपने प्लेन क्या माना है अब की बार? एक्स अपॉन एल्फा, वाई अपॉन बीटा, जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, वो फिक्स पॉइंट एबीसी से गुजरा है, अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिया है। तो सबसे पहले बताओ, अगर एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट है तो वाई भी 0 एंड जेड भी 0, तो ये y 0 और ये z 0, तो एल्फा इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा? एल्फा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? एल्फा। y एक्सिस के ऊपर आएगा तो x 0 एंड z 0, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा? बीटा। देखो y इस एक्सिस पे आएगा तो ये 0, तो ये कितना आ गया? बीटा। z एक्सिस पे आएगा तो x 0 y 0, अब x 0 y 0, तो गामा को इस साइड में ले जाएंगे तो z इज इक्वल टू गामा, तो ये कितना आ जाएगा? z इज इक्वल टू गामा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में वहां प्लेन में ए बी सी थे, तो इसके कोऑर्डिनेट a 0 0 0 b 0 0 0 सी थे। अब की बार हमने एल्फा बीटा गामा माना, तो हमारे पास एल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गए कि एंड कट सी द एक्सिस, एंड कट द एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, अब रुक जाओ यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि सो दैट द लोकस ऑफ, ये समझेंगे लोकस क्या होता है, ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर ओबीसी। देखो कहीं ना कहीं एग्जांपल 3 आया कि नहीं आया? स्पेयर ओबीसी, ओ ए बी सी, और 4 पॉइंट हो गए तो किसके वर्टेक्स हो जाएंगे? टेट्राहेड्रन के। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? नाउ हियर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। नाउ हियर वी हैव टू, सो दैट, नाउ हियर, सो की बजाय हियर, वी हैव टू फाइंड, प्रूफ नहीं करना है भाई, हमें फाइंड करना है, फाइंड स्पेयर ओ ए बी सी, स्पेयर ओ ए बी सी, i.e. वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर which pass through, which passes through the points, the points, कौन कौन से पॉइंट से? ओ का है मतलब ओरिजिन, ओ कैपिटल ए 0 0 की बजाय क्या करोगे बार? एल्फा 0 0, बी 0 की बजाय 0 बीटा 0, एंड सी 0 0 सी की बजाय 0 0 गामा। ठीक है, 0 0 गामा, मतलब हमें एक इक्वेशन ऑफ स्पेयर फाइंड करना है जो इन 4 पॉइंट्स यानी टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी से वो क्या हो? पास आउट हो। तो जो हमने पहले एग्जांपल 3 में आंसर किया है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, और आप लिखोगे वहां, आप इक्वेशन आपने लिखा था ना कि, चलो मैं लिख के देता हूं यहाँ कि लेट इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज, लेट इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप रफली जल्दी जल्दी खुद निकालोगे कि स्पेयर 3 पास आउट द पॉइंट, पास थ्रू द पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ओ से पास आउट हो रहा है 0 0 0, i.e. यहाँ रखेंगे 0 0 0 0 0, तो d इक्वल में क्या आ जाएगा? 0, या पहले वाले एग्जाम्पल की तरह रखोगे, उसमें इसमें कोई चेंज नहीं है, छोटे ए बी सी की जगह पे अल्फा बीटा गामा आ गए। फिर आपको लिखनी है लैंग्वेज के अंदर, पीछे वाले एग्जाम्पल की देख के लिखोगे जो क्लास के लेक्चर के स्टार्ट में करवाया था। अगेन स्पेयर 3 पास थ्रू द पॉइंट ए एल्फा 0 0, i.e. उसके अंदर 2u में क्या आया था भाई? a आया था, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस एल्फा। मैं अभी बता रहा हूँ, पीछे का देख के लिखना, या मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आप क्या लिखोगे? सिमिलरली स्पेयर 3 पास आउट पॉइंट b 0 बीटा 0 से पास आउट होगा, तो इसका मतलब 2v बराबर -b, b की बजाय कितना आ जाएगा? बीटा।
सी से गुजरेगा 0 0 गामा, इसका मतलब IE 2 W A B C की बजाय अल्फा बीटा गामा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 6 एंड 7 वहाँ ये इक्वेशन 1 2 3 4 5 थी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 है 6 एंड 7 वी गेट 6 एंड 7 वी गेट क्या बचेगी इक्वेशन ऑफ स्पेयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2u की जगह कितना रखोगे माइनस एल्फा, तो माइनस एल्फा, 2v की जगह माइनस बीटा, तो माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 8 विच इज अ इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर। तो पहले वाले एग्जाम्पल में तो यही आंसर तक पूछा हुआ था, बस अब की बार अल्फा बीटा गामा है। उस एग्जाम्पल में हमारे पास माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी थे, क्योंकि यहाँ ए बी एंड सी थे। अब की बार आज हमारे पास क्या आ गए अल्फा बीटा गामा। तो आप इस लेट इक्वेशन ऑफ स्पेयर से लेके वहाँ तक सेम एग्जाम्पल 3 को छापोगे, फर्क इतना ही है बस ए बी सी की जगह आपको अल्फा बीटा गामा रखना है, ठीक है। तो अब मैं इस स्पेयर ऑफ इक्वेशन 8 को मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी आगे का समझाएं इसको, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन 8 को यहाँ लिख लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी इज, क्या मिली हमें इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी की, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। और इसे इक्वेशन 8 को मैं यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है। देखो अब समझो, अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे कि हमने इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया स्पेयर ओ ए बी सी इज। अब देखो हमें क्या निकालना है कि सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी इज। तो सबसे पहले आप लोकस को समझिए कि ये हमारे पास एक स्पेयर है, ठीक है। दिखने के लिए तो आपको सर्किल दिखेगा, बट ये क्या है हमारे पास 3D में इतना ही ऊपर की ओर उठा हुआ, इतना ही व्हाइट बोर्ड के पीछे। एक तो हमारे पास ये हो गया स्पेयर। अब थोड़ा सा मूव होके किसी टाइम में ये मेरे पास इधर आएगा, इधर आ गया, फिर मूव करके किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये सेंटर मेरे पास है इस साइड में आ गया, फिर माना कि ये मेरे पास है, ये स्पेयर हमारे पास यहाँ आ गया, ये मूव कर रहा है कभी इधर कभी उधर, और ये किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली मूव करेगा। तो हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है ऑफ द सेंटर ऑफ, इस वाले स्पेयर के सेंटर का निकालना है, मतलब सेंटर की पोजीशन देखनी है। स्टार्टिंग में यहाँ से, फिर इसका लोकस ये हो गया, फिर हमने माना कि ये मेरे पास इस डायरेक्शन में चला गया, फिर ये स्पेयर हमारे पास यहाँ आ गया। सेंटर का हमें लोकस देखना है, तो ये सेंटर का लोकस आ गया, ये हमारे पास सेंटर का लोकस आ गया, और ऐसे करते हुए ये चला गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए, ये स्पेयर यहाँ था, यहाँ से मूव होके इधर आया, फिर इधर गया, ऊपर नीचे, क्या इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे? यस, सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट, माना कि इधर ABC है, इधर मेरे पास है A1 B1 C1 है। हालांकि ABC फिक्स पॉइंट रिजर्व हो गया, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, इधर A3 B3 C3 A4 B4, मतलब कंटिन्यूसली बदलते जा रहे हैं। तो इसको तो मैं मान लेता हूं कि जिसको जो सेंटर हैं वो मेरे पास क्या आ गए, लोकस के सेंटर FGH। देखो एक बार मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, A1 B1 C1, यहाँ कुछ और होंगे A2 B2 C2, यहाँ होंगे A3 B3 C3, यहाँ A4 B4 C4, ये कंटिन्यूसली चेंज होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर हमारे पास 8 का आया है, समझ गए ना, ये हमारे पास लोकस का ही हमें फाइंड करना है। इसका लोकस हमारे पास ये होगा। तो हमें एक प्रकार से सेंटर का लोकस देखना है, तो यहां से हम इसके सेंटर निकालो स्पेयर के। देखो सेंटर ऑफ द स्पेयर OABC, तो इसके सेंटर निकालो। सेंटर निकालने का रूल्स मैंने आपको बता रखा है, -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस का हाफ है कोफिशिएंट ऑफ Z, ठीक है।
माइनस का हाफ कोफिशिएंट ऑफ ए जेड। अब ठीक है, दिखाई भी दे जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए जेड। ओके, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस एल्फा, वाई का कोफिशिएंट कितना है माइनस बीटा, जेड का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास है माइनस ए गामा। तो बताइए हमारे पास है सेंटर कितना हुआ, हमारे पास है एल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2, गामा बाई 2। तो हम क्या करेंगे कि लोकस ऑफ ए लेटे लोकस ऑफ ए द सेंटर ऑफ स्फीयर द लेट लोकस ऑफ द सेंटर एफ जी एच ऑफ स्फीयर एबीसी ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी। देन देखो हमने इस सेंटर के लोकस के सेंटर क्या माने एफ जी एच, क्योंकि कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, कंटिन्यूसली इसके सेंटर क्या हो रहे थे अपडेट हो रहे थे। इस लोकेशन पे कुछ और हैं, आगे वाले लोकेशन पे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ और हैं, जबकि किसी टाइम में इस स्फीयर के सेंटर क्या है एल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2। तो मान लो ये तो हमारे पास ये जो सेंटर आ गया इसके कोऑर्डिनेट आ गए एल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 और गामा बाई 2। अब जो सेंटर मूव करके आया है वो इधर गया, इस वाले सेंटर में इधर गया, फिर इसका लोकस सेंटर का इधर आया, फिर इसका लोकस सेंटर का इधर आया, फिर कहीं ना कहीं इधर आए। इस प्रकार से ये हमारे पास इसका सेंटर चलता जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर टू सेंटर इस जो स्फीयर मूव करेगा उसका लोकस है। तो किसी टाइम इसके हमने क्या माने सेंटर एफ जी एच, हमने क्या माने एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच। किसी टाइम जब इस सेंटर से गुजरेगा तो इस एफ जी एच के ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यस, क्योंकि यहाँ इसको भी हमने क्या माना है एफ जी एच। तो हम क्या लिखेंगे कि मेरे पास f के इक्वल में क्या आएगा एल्फा बाई 2। अगर ये एफ जी एच से गुजरेंगे तो f की जगह कितना आ जाएगा एल्फा बाई 2, g की जगह कितना आ जाएगा बीटा बाई 2, h की जगह कितना आ जाएगा गामा बाई 2, और फिर ये इस स्फीयर से ये आगे की ओर मूव कर जाएगा। पर इस टाइम में इसको ये सेटिस्फाई करता हुआ जाएगा। तो जो हमारे पास सेंटर है वो कितने हो जाएंगे f इज इक्वल टू एल्फा बाई 2, g इज इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड h इज इक्वल टू गामा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सेंटर आ गए। या फिर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो और यहाँ से देखना, और एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2f, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2g, गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 2h। इसको हम देंगे इक्वेशन 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लोकस ऑफ ए सेंटर ऑफ ए स्फीयर ओ ए बी सी। अब हमें ये प्रूव करना है। तो अब अपनी मर्जी से स्टार्टिंग से वापस आओ, अपने शुरुआत में क्या लिखा था कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अपनी मर्जी से एल्फा बीटा गामा माने थे कि नहीं माने थे। तो अपनी मर्जी से माना हुआ लास्ट में हटना भी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये एल्फा बीटा गामा हमें हटाने हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है इक्वेशन फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास आउट हो रही है, मतलब अभी तक हमने इस इक्वेशन 2 को कहीं भी यूज में नहीं लिया और एल्फा बीटा गामा हमें हटाने हैं। क्वेश्चन में ए बी सी मेरे पास ये फिक्स पॉइंट है, तो एल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप रख दो इक्वेशन 2 में। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 9 a अपॉन एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है 2f, प्लस b अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2g, प्लस c अपॉन गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 2h, और इक्वल में क्या है 1 या 2 कॉमन लो और राइट साइड में भेजेंगे। तो मेरे पास कितना आएगा a अपॉन f है, प्लस b अपॉन g, प्लस c अपॉन h इज इक्वल टू a अपॉन f है, प्लस b अपॉन g, प्लस c अपॉन h इज इक्वल में 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया सेंटर का लोकस आ गया। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था। अब देखो इसकी लास्ट स्टेप के अंदर इसको डिटेल से समझा ही रहे हैं, तो इसकी कोई भी चीज हमारे पास छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है,
अब देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा स्टार्टिंग में माने हुए थे, वो हमने हटा दिए। फिर हमारे जो लोकस था सेंटर का, ये कभी इधर गया कभी इधर गया, फिर इन्होंने इधर मूव किया, फिर ये सेंटर इधर आए, फिर ये सेंटर इधर आए, लास्ट कभी इधर आ गया, न जाने ये कहाँ कहाँ ये मूव करने वाला है। ठीक है, मेरे पास जितनी जगह मैं उतनी बना सकता हूँ कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन हमने निकाल लिया था। अब ये इसके सेंटर के क्या हैं, ये कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। किसी टाइम में स्फीयर के ये अल्फा/2 बीटा/2 गामा/2 थे, तो हमने इसके इक्वल मान के ये कंडीशन ले आए। अब ये बताओ, मैं बोलूं कि लास्ट टाइम में जब ये जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें नहीं पता, पर ये तो बता सकते हैं कि एक्स अक्ष में एक्स है, वाई अक्ष में वाई है एंड जेड अक्ष में जेड है। एक्स अक्ष में एक्स है, वाई अक्ष में वाई है एंड जेड अक्ष में जेड है। तो दूसरा तरीका, एक प्रकार से हमने इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या माने थे, सभी के सेंटर एफ जी एच, तो ये भी हमने लेट लिखा था कि लेट सेंटर ऑफ लोकस ऑफ सेंटर एफ जी एच। तो एफ जी एच हमारे पास हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए, तो ये भी हटेंगे। तो लास्ट में बोलेंगे एफ है वो तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जी है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है एंड एच है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आप एक प्रकार से इसको रट ही लो चाहे कि जब जब आपको लोकस निकालना है, क्या याद रखना है आपको, रिमेंबर कर लो कि जब जब आपको लोकस फाइंड करना है तो लास्ट में एफ जी एच है, तो हम बोलेंगे सो स्टैंडर्ड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी इज, तो F की जगह आपको रखना है x, G डायरेक्शन जाएगा y में और H जाएगा Z डायरेक्शन में। तो F G H की जगह आपको लास्ट में क्या रखना है, हर बार जब जब क्वेश्चन में लोकस आएगा, 3-4 क्वेश्चन और आएंगे आपके आने वाले लेक्चर में, तो मैं वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो F की जगह हमारे पास इसको हमने नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 9 इक्वेशन 10 नाम दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 10 a अपॉन f की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस b अपॉन g कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, y डायरेक्शन में, c अपॉन h कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, z डायरेक्शन में, इक्वल में 2। तो ये उसका लोकस आ जाएगा स्फीयर का, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की लेक्चर नंबर 4 के अंदर कि एक एग्जाम्पल 3 है, एक एग्जाम्पल 4 है, ये JPH की बुक में 15 के पेज के ऊपर है। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल के